अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। फोर ही है ना क्लास। चले जी, सवाल लिखे। उस दिन मार्कअप मार्जिन पे काफी बात की थी, तो उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और बात भी अभी तक खैरियत से होगी। चले, चलता रहेगा पूरी कॉस्ट में मार्कअप मार्जिन। अच्छा, कल आप चूंकि नहीं आए तो भूल गए होंगे, एक सवाल और मार्कअप मार्जिन का लिखें। प्रॉफिट की अमाउंट है 18 मिलियन, 18 मिलियन। जीपी मार्जिन 20% है। कॉस्ट ऑफ सेल्स बताएं। कॉस्ट ऑफ सेल्स जी 72, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मार्जिन है तो सेल 100 है और प्रॉफिट अगर 20 है, तो ये फिर 80 है। 18 मिलियन इनमें से क्या है? 20। पूछा मैंने क्या है? 80। 72। ठीक है। तो आप जब भी परसेंटेज को अप्लाई करने लगे ना, कोई फिगर फाइंड करने के लिए, तो जहन में ये रिलेशन बना होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 100 क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी परसेंटेज अप्लाई करें, अगर आपको 100 का नहीं पता तो तुक्के हो सकता है सही लगे, वरना चांसेस है कि गलत करेंगे। चले, मार्कअप मार्जिन से आगे चलते हैं। अगर आपको इस सारी डिस्कशन में ये बात मैं समझा पाया हूं कि परसेंटेज कैलकुलेशन में 100 किसको कह रहे हैं, ये पहचानना जरूरी है, तो फिर अब आगे और डिफरेंट वैरायटियां करा रहा हूं। मार्कअप मार्जिन से आगे अब और लिखें सवाल। अच्छा, आपने अगर टैक्स नहीं भी पढ़ा हुआ, चलो नहीं पढ़ा हुआ, ओके, नहीं पढ़ा हुआ, सेल्स टैक्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लें। सेल्स टैक्स, एक सेलर कुछ गुड्स कस्टमर को बेच रहा था और सेलर ने इसकी प्राइस रखी 100 रुपए। कस्टमर से उसने 100 रुपए लेने थे। गवर्नमेंट ने कहा कि वो पैसे तो तुम्हें दे रहा है, इसका मतलब पैसे वाला है, तो ऐसा करो हमारे नाम पे भी ना 15 रुपए ले लो, हमारे नाम पे। और इसको गवर्नमेंट ने सेल्स टैक्स का नाम दे दिया। कस्टमर से कितने पैसे निकलवाएंगे हम? 115, जिसमें से 100 हम रखेंगे, 15 गवर्नमेंट को दे देंगे। और गवर्नमेंट ने ये जो 15 रुपए बोले, एक्चुअली गवर्नमेंट ने एक परसेंटेज बताई। मेरी इस मिसाल में कितने परसेंट? 15%। 15% ऑफ व्हाट? इसका या इसका? इसका।
यानी जो हमने ऑफिशियली इसको प्राइस बतानी थी उस पे परसेंटेज लगेगी, और जो हम इससे कैश ले रहे होंगे, दो जुमले बोलूंगा, जो हम उससे कैश ले रहे होंगे वो सेल्स टैक्स इनक्लूसिव अमाउंट होगी या सेल्स टैक्स एक्सक्लूसिव अमाउंट? इनक्लूसिव। और सेल्स टैक्स परसेंटेज किसकी परसेंटेज होगी, मतलब 100 क्या होगा? एक्सक्लूसिव अमाउंट। ये होगी 100, ये होगी 115। ये बात तो मैंने यहां भी लिखी हुई है, लेकिन वो तो इत्तेफाक से रुपीज ही 100 रखे हुए मैंने, लेकिन मैं ये परसेंटेज टर्म में बात कर रहा हूं कि अगर सेल्स टैक्स 15% है तो 100 क्या होगा? इससे ऊपर वाली प्राइस वो 100 होगा, और जो कैश ले रहे होंगे वो 115 होगा। लिखें सवाल, अगर ये नोट करना है तो करें, फिर सवाल लिखिएगा। सेल्स टैक्स 17% है, 17%। सेल्स टैक्स इनक्लूसिव अमाउंट, सेल्स टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट ऑफ सेल 175500, 1,75,500, 175500। सेल्स टैक्स की अमाउंट बता दें दोबारा। सेल्स टैक्स 17% है और सेल्स टैक्स इनक्लूसिव अमाउंट ऑफ सेल्स 175500, 1,75,500 रुपए। तो सेल्स टैक्स की अमाउंट बता दें। जी 25,500। अच्छा जो इसमें मार्कअप मार्जिन ढूंढ रहे हैं निकल आए मैं वहां से आगे। अब मार्कअप मार्जिन की बात नहीं हो रही, अब मैं सेल्स टैक्स की परसेंटेज, यानी अब रिलेशन इन तीन चीजों में, किन तीन चीजों में? सेल्स टैक्स से पहले वाली अमाउंट, सेल्स टैक्स की अमाउंट और सेल्स टैक्स इनक्लूसिव अमाउंट। इन तीन में से ये क्या है? 100, 17 या 117? ये 117 है। तो अगर ये 117 है तो पूछा क्या है? 17। ये सेल्स टैक्स शामिल हुई अमाउंट है ना, तो अगर ये सेल्स टैक्स शामिल हुई अमाउंट है तो मतलब ये 117 है, और मैंने ये नहीं ये पूछा है, तो इसलिए 17 से मल्टीप्लाई। अच्छा किसी ने हो सकता है किया हो, और यकीनन किया होगा, किया होगा, किसी ने तो किया होगा। कितना आंसर आया? 19,29,835। किसी ने 17% लगाया होगा। इसमें गलती क्या है? इस पे जब हम 17% अप्लाई कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि ये 100 है, ये 100 नहीं है, ये 117 है। तो इसलिए इस पे 17% लगा देने का मतलब है कि ये 100 है, जबकि ये 100 नहीं है, ये
तो आपको जब परसेंटेजेस अप्लाई करनी हो तो 100 पहचानना बड़ा जरूरी है। और लिखें सवाल। अच्छा, इसी सवाल में अगर मैंने बेस प्राइस पूछी होती, यानी सेल्स टैक्स से पहले वाली, तो 1,700 बाय 117 150,000, ठीक है कि नहीं? हाँ, इसमें हो सकता है किसी को लगता हो कि ये फाइंड करने के लिए क्या हम 1 - 17% कर सकते थे। अगर हम ये कर रहे हैं ना, तो हम अगेन 17% किस पे लगा रहे हैं? इस पे। अगर आप इसको ओपन करें तो वो ये चीज बन रही है, ये कह रही है ना आप, इसका मतलब ये है। तो क्या इस पे 17% लगाना ठीक है? नहीं, क्योंकि ये 100 है ही नहीं। यानी दिस इंटू 83% करना गलत है, दिस इंटू 100 बाय 117 करना सही है। लिखें सवाल। और इंपोर्ट ड्यूटी ये भी टैक्स की तरह की चीज है। 20% है, 20%। ड्यूटी इंक्लूसिव अमाउंट ऑफ परचेज 864,000। यानी हमने कोई चीज इंपोर्ट की होगी, तो इंपोर्ट करके यहां लाए, गवर्नमेंट ने इस पे 20% ड्यूटी लगा दी, तो ड्यूटी शामिल करने के बाद जो अमाउंट है वो 864,000 है। ड्यूटी के बगैर वाली अमाउंट कितनी है? जी 720,000 864,100 बाय 120। जो हमें इंपोर्ट की प्राइस पड़ी थी, इस पे 20% ड्यूटी लगनी थी। ड्यूटी शामिल करने के बाद 120 बनना था, तो ये 864 इसमें से क्या है? ये, इसलिए 120 से डिवाइड। और मैंने अगर ये पूछा होता तो इंटू 20, ये पूछा है तो इंटू 100। और फिर से अगर किसी ने ऐसे किया है कि इसमें 20% शामिल है, तो किसी ने अगर ऐसे कर दिया है तो क्या गलती है? इसको 100 मान के इसका 20 अलग करके इसका 80 निकाल रहे हैं, तो ये 100 नहीं है, ये 120 है। 80% ये है असल में, तो ये तो 100 है ही नहीं। तो इसलिए परसेंटेज लगाते हुए ये पहचानना जरूरी है कि 100 क्या है। बहुत ऊपर से फायरिंग तो नहीं हो रही ना? सर की आवाज आई थी कहीं से। हाँ जी, अगला सवाल लिखें। ये अब मतलब अब मैं जरूर नहीं कि अब सारे सवाल ड्यूटी के ही बता रहा हूं, बस परसेंटेजेस के रिलेशन चेक कर रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन 3% है, 3%। और सेल्स नेट ऑफ कमीशन, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर को हम कमीशन दे रहे हैं अगर 3%, तो किस अमाउंट का 3%? सेल्स अमाउंट का, जितने की सेल करेगा उस पर 3% कमीशन देंगे। लेकिन अगर वो हमें अपने पैसे काट के बाकी पैसे हमारे हवाले करेगा,
तो वो बोल रहा हूं मैं सेल्स नेट ऑफ कमीशन 237,650, 2,37,650, 237,650 डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने कमीशन काटने के बाद हमें इतने पैसे हवाले किए हैं। सेल्स नेट ऑफ कमीशन। ग्रॉस सेल्स बताएं कितनी है? ग्रॉस सेल्स रिक्वायर्ड है आपसे। जी 245,000 जितनी हमारी ग्रॉस सेल्स थी 3% इसका, तो जिसकी परसेंटेज होती है वो 100 का। जिसकी परसेंटेज है कि इस पे इतने परसेंट कमीशन मिलेगा, इस पे इतने परसेंट ड्यूटी लगेगी, तो जिसकी परसेंटेज है वो 100 है। जैसे सेल्स प्राइस का 20% मार्जिन है, सेल्स प्राइस का 20% मार्जिन है, तो सेल प्राइस 100 है ना, क्योंकि हम कह रहे हैं सेल प्राइस का 20%। तो जिस पे परसेंटेज लगनी होती है, जिसकी परसेंटेज बोली जा रही होती है वो 100 है। तो अगर हम डीलर को 3% कमीशन दे रहे हैं तो किसका 3% का मतलब ये 100 है। कमीशन कितनी है? फिर 3 है, तो वो हमें अगर नेट पैसे दे रहा है तो वो 97 है। 237,650 इनमें से क्या है? और मैंने पूछा क्या है? 100, 245। चलें और लिखें सवाल। एक टॉपिक पढ़ाना है आपको आगे, बल्कि काफी बड़ा टॉपिक है, और उस टॉपिक से आप फिर कॉस्ट में उठना शुरू होंगे। वो 3-4 चैप्टर्स के बाद आएंगे हम उस टॉपिक पे, प्रोसेस कॉस्टिंग। फिर आपको समझ आएगा कि हम कॉस्ट में कर क्या रहे हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग, उसमें ये चीज तफसील से बताऊंगा, लेकिन अभी आपको कच्चा कच्चा बता देता हूं। अगर मशीन में, अच्छा चलिए छोड़े, मशीन में 4 किलो दूध उबालने के लिए रखा, उबलने के बाद वो 4 किलो ही होगा, पी जाएगा वो बीच में से है? थोड़ा रह जाएगा, बढ़ जाएगा? क्यों कम रह जाएगा? एवेपोरेशन हो जाएगी। तो किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जब इनपुट डालते हैं उसकी क्वांटिटी प्रोसेस में लॉस हो जाती है, तो जो आउटपुट निकलता है वो उससे कम ही होता है। अगर प्रोसेस में लॉस 6% है तो बाय डिफॉल्ट ये 6% ऑफ व्हाट? नहीं, 6% ऑफ 100 तो है। 6% इनपुट का क्या आउटपुट का? इनपुट का। तो जो लॉस होता है वो बाय डिफॉल्ट परसेंटेज ऑफ इनपुट होता है। प्रोडक्शन का लॉस परसेंटेज बाय डिफॉल्ट इनपुट की परसेंटेज है। तो सवाल है जी, आउटपुट है 110,400 kg, 110,400, 1,10,400, 110,400 kg। प्रोसेस लॉस है 8%। इनपुट कितना है? आउटपुट मैंने बताया है 110,400, प्रोसेस लॉस 8% है, इनपुट पूछा है कितना है? सही, बिल्कुल सही।
प्रोसेस लॉस इनपुट का होगा, यानी 100 इनपुट होगा, तो अगर 8 लॉस है तो आउटपुट फिर 92 हुआ। तो जो 110400 है वो इसमें से 92, और जो मैंने पूछा है वो 100। अच्छा, एक जो मैं बोल रहा हूं देखें, अगर आपको समझ आए, उम्मीद है आ जाएगा। ये जो आउटपुट है ये 92% है, 92% है, तो इसको हम 92% से ग्रॉस अप कर लेते हैं। अगर ये 92% है तो इसको 92 से ग्रॉस कर लेते हैं, तो भी ये 120 आएगा। ये मैंने एक्चुअली 92% से डिवाइड किया है। ये भी हम कभी करते करते इस तरह बोल रहे होंगे कि ये इतने परसेंट है तो ग्रॉस कर लें। नहीं नहीं, ये ठीक है, चलो ठीक है, पहले वाला ठीक है ना? ठीक, तो खैर ये भी है। नहीं नहीं, ये 92% है इटसेल्फ, तो इसको 92% से ग्रॉस अप कर देंगे तो उसका मतलब हम ग्रॉस फिगर तक पहुंच रहे हैं। यानी अगर कमीशन 3500 रुपए है जो कि 5% है, तो इसको अगर 5% से डिवाइड कर लेंगे तो ग्रॉस फिगर आ जाएगी। ये वाला काम भी हम कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपको ये नहीं अच्छा लग रहा तो वो कर लें। अगर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा तो छोड़ दें, ये मर जाए जाके, कोई बात नहीं। अच्छा जी, चलें, परसेंटेज अब थोड़ी और डिफरेंट तरह की खेलते हैं। अब इधर से उधर चलते हैं, एक साल से उधर आगे पीछे चलते हैं, ईयर्स चेंज करते हैं। अब ये इन परसेंटेज से कुछ सिखाने की कोशिश की थी, कुछ बनी बात की नहीं। 100 पहचानना है कि 100 क्या है। चलें इधर उधर, एक साल से इधर उधर निकलते हैं। इसको मैं चलो कह देता हूं इंक्रीज या डिक्रीज या ग्रोथ, यानी एक पीरियड से दूसरे पीरियड। इसमें लिखें सवाल। दो 2022 की सेल्स, 2022 की सेल्स 60 मिलियन है। 60 ईयर 2022 की सेल्स 60 मिलियन है। दो 2023 में सेल्स 15% इंक्रीज कर जाएंगी। सेल्स विल इंक्रीज बाय 15% इन 2023। 2023 की सेल्स बताएं। 15%। 2022 की सेल्स थी 60 मिलियन, 23 में सेल्स 15% ज्यादा हो जाएंगी, तो 23 की सेल्स पूछिए। ठीक है। 2022 की सेल्स 60 मिलियन है, 15% इंक्रीज कर जाना है इन्होंने, तो 100 क्या है ये, तो फिर ये क्या होंगी 115, यानी 60 115 बाय 100। अच्छा, पिछली वाली बात अगर आपको नहीं भी समझ आ रही थी ना, तो ये तो कर लेना भाई, इस पे थोड़ी सी हिम्मत कर लें। अगर हमने एक फिगर को 15% बढ़ाना है तो इसका मतलब है ये तो नहीं तकलीफ हुई, ये इनफैक्ट ये है। चलें और लिखें सवाल। दो 2022 की सेल्स 2022 की सेल्स 70 मिलियन है। 70 सेल्स इन 2023 विल डिक्रीज बाय, सेल्स इन 2023 विल डिक्रीज बाय
7% बाय 7%। 2023 की सेल्स बताएं। जी 2022 में सेल्स थी 70 मिलियन। 2023 में जाते जाते इन्होंने डिक्रीज हो जाना है 7%। डिक्रीज होना है 7% ऑफ व्हाट? ये 100 है तो ये क्या है 93। तो 70 मिलियन इंटू 93%, या इस शक्ल में लिखूं तो 70 इंटू 0.93 0.1। ओके जी, मिलियन। हाँ जी, यहां तक भी सब सही है सब। और लिखें सेल्स 2021 की 2021 की सेल्स 2021 की सेल्स 50 मिलियन 50 मिलियन। सेल्स विल इंक्रीज बाय 8% 8% इन 2023, 10% इन 2024 एंड विल डिक्रीज बाय 5% इन 2025। नहीं, क्या हो गया, कुछ मिस कर दिया ना मैंने। 2021 की सेल बताई विल इंक्रीज बाय, अच्छा तो फिर 2022 की सेल दी है, 21 नहीं 22 की दी है। वो जो ऊपर 50 मिलियन दी है वो 2022 की है। तो आपसे रिक्वायर्ड है 2023, 2024 और 2025 की सेल्स बताएं।
जी जनाब। दो 2022, 2023, 2024, 2025। 2022 की सेल्स कितनी? 50 मिलियन। 2023 में सेल्स 8% बढ़ जाएंगे, यानी 50 इंटू कितनी? 54। 24 में सेल्स 10% बढ़ जाएंगे, $59.4। और 25 में सेल्स कितनी? 0.95, 56.43। इसमें बताएं जी एतराज। देखें, जब सेल्स एक साल, अगला साल, अगला साल, तो सीढ़ियां, स्टेप स्टेप स्टेप, यहां से इधर, फिर यहां से इधर, मल्टीपल ईयर्स आ गए ना, तो एक एक साल सीढ़ी है। तो अब अगर मैं कह रहा हूं कि 24 में सेल्स बढ़ जाएंगी तो 23 से बढ़ जाएंगे। अब वो 100 हो गया, इस रिलेशनशिप में ये 100 हो गया हुआ है। फिर जब मैं कह रहा हूं 25 में कम हो जाएंगे, तो कहां से कम हो जाएंगे? 24 से। अब वो 100 हो गया, वहां से नीचे आए। और लिखें सवाल। दो 2023 की सेल्स 900 मिलियन है, 900 मिलियन। और 2022 की सेल्स 720 मिलियन थी। 2022 की 720 मिलियन थी, 2023 की 900 मिलियन। 2023 900 मिलियन है, 2022 720 मिलियन थी। सवाल यह है 2023 में सेल्स कितने % ग्रो कर गई? जी बिल्कुल सही है। कैसे? अच्छा, लंबा तरीका यह भी है कि 900 और 720 का डिफरेंस लिया 180। ये 180 इसका कितने % है? 25%। या फिर 720 इंटू पता नहीं इज इक्वल टू 900।
इसको डिवाइड कर दें तो 1.25 आ जाएगा। इसका मतलब 25% ग्रो किया है। ये 10% ग्रो कराया है ना, तो 1.1 से मल्टीप्लाई किया। 8% ग्रो कराया था तो 1.08 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर हमें ये नहीं पता, ये दोनों पता है, तो इसको डिवाइड करें तो 1.25 आ जाएगा। तो 1.25 का मतलब है 25% ग्रो किया है। वो कुछ समझ आ भी रहा है? और लिखें दो 2023 की सेल्स 172,500 1,72,500 172,500 ये 2023 की सेल्स हैं। these are 15% higher than last year. These are 15% higher than last year. 2022 की सेल्स बताएं। जी 17 क्या बताया मैंने 2 कौन सा सही है? अगर हम ये करते हैं तो हम 2023 को 100 कह रहे हैं, और अगर हम ये करते हैं तो हम 2023 को 115 कह रहे हैं, या पता नहीं क्या कहे जा रहे हैं। 2023 की सेल्स को हम 100 कह रहे हैं और 22 की सेल्स को फिर 85 कह रहे हैं, और यहां 2023 को 115 कह रहे हैं, मतलब 100 क्या है 2022। ये जब इंक्रीज डिक्रीज हायर लोअर यानी मल्टीपल पीरियड्स, तो फिर इसमें यह पहचानना कि 100 क्या है, अंग्रेजी पे ध्यान रखना है। मेरे जुमले को गौर से सुनिएगा। चेयर और मेरे दरमियान फासला लेट से 10 फुट है। अब मेरे जुमले पे गौर करिएगा। चेयर मुझसे 10 फुट दूर है, एक ये जुमला है। मैं चेयर से 10 फुट दूर हूं, एक ये जुमला है। फासला बेशक 10 फुट है, लेकिन दोनों जुमले में फर्क क्या है? हाँ जी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? मैं जब कह रहा हूं कि चेयर मुझसे 10 फुट दूर है, तो यहां से गिनती शुरू कर रहा हूं। जब मैं कह रहा हूं कि मैं चेयर से 10 फुट दूर हूं, तो मैं वहां से गिनती शुरू कर रहा हूं। जब हम इंक्रीज डिक्रीज हायर लोअर की बात करते हैं, बल्कि इंक्रीज डिक्रीज आसान है, हायर लोअर। मैंने सेंटेंस क्या बोला था? 2023 हायर देन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से ज्यादा है, तो जिस से ज्यादा है वो 100 है, वो बेस है।
ऊपर से क्या, अगर मैंने ये सेंटेंस कहा होता ना, अगर ये सेंटेंस कहा होता कि 2022 की सेल्स 2023 से 15% लोअर थी, 2022 की सेल्स 2023 से 15% लोअर थी, तो अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 2023, ये 100 होता फिर, और 2022 85 होता। मैंने कहा है 2023 की सेल्स 22 से हायर देन 22 से 15% ज्यादा है, तो 2200 है फिर। तो ये इंक्रीज डिक्रीज हायर लोअर, इसमें पहचानना है कि 100 क्या है। तो हायर लोअर देन, जिससे है, जिससे हायर है, जिससे लोअर है, वो 100 है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। कुछ समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा? और लिखें सवाल। दो 2024 की सेल्स 2024 की सेल्स 112,800, 1,12,800। These are 6% lower than last year, 6% lower than last year। जी 112,800, ये 2023 है। ये 22 से लोअर है, 100 क्या है 2022, तो फिर ये क्या है, ये 94 है, तो इसको हमें 94% से क्रॉस करना। और अगर आपको 94% से डिवाइड करना अजीब लग रहा है तो आप ऐसे कर लें, 100 वो है, ये 94 है।
जी बताइए बेटा, किस सवाल में क्या चीज परेशान कर रही है अभी तक? है सब कुछ समझ आ रहा है? चलो यार, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। अच्छा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो बता रहा था, ये इतनी चीजें बहुत हैं। तो अब ना आप मैंने ऑफिशियली कॉस्ट का सिलेबस और उसमें चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, तो अब मैं कॉस्ट स्टार्ट करूंगा और मंडे से ही करूंगा। तो अभी मुझे 15-20 मिनट मिल गए आपके साथ कुछ छेड़छाड़ करने में। एक अच्छा, वैसे तो चौथी क्लास थोड़ी सी जल्दी है, लेकिन चलो खैर, पता नहीं फिर मौका कब मिलता है। कॉस्ट मुश्किल है, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन ये जो अभी 2-3 क्लासें पढ़ाया आपको, इनफैक्ट 2.5 क्लासें पढ़ाया तकरीबन, जो बात समझा रहा हूं समझ आ रही है? इसका मतलब मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूं आपको। पहले चलो उम्मीद लगा के तो आई थे कि कॉस्ट पढ़नी है, तो इन 2-2.5 दिनों में अगर मैं आपको कुछ समझा पाया हूं तो ठीक है, सही जगह आ गए आप। ठीक है जी। अगर एक बैट्समैन है और उसने 100 किया, अच्छा 100 करने के बाद वो बैट भी घुमा रहा है, ऐसे दिखा रहा है और खुश हो रहा है, हेलमेट चूम रहा है, बैट चूम रहा है, चलो सजदा भी कर लेगा, खुश है बहुत ज्यादा। लेकिन वो क्रीज पे रहते हुए ही मैच नहीं जिता सका। 100 हो गया और चेस कर रहे थे वो लोग, तो वो नहीं मैच जीत सके। तो अब अगर वो मैच खत्म होके वापस आ रहा है, तो खुश खुश वापस आ रहा है कि उदास वापस आ रहा है? देखो, अगर मतलबी इंसान है तो फिर तो खुश होकर वापस आ रहा है कि चलो मेरी तो जगह पक्की है ना अगले 10 मैचेस के लिए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मतलबी नहीं है, टीम के लिए खेल रहा था, तो खुश वापस आ रहा है या उदास? उदास। अभी थोड़ी देर पहले तो खुश हो रहा था है? नहीं नहीं, वाकई कह रहा हूं, मतलब ही नहीं है, टीम के लिए खेल रहा था है? तो वो जो थोड़ी देर पहले खुश हो रहा था सेंचुरी करके, तो वो खुशी किधर गई अब? है मैच हार गए। अच्छा जी, आप को कहीं किसी जगह खाने की दावत, बैठ के खाना खाया, खूब मजे का खाना खाया, बड़ी खुशी हुई, बहुत मजा आया। खाना खत्म होने के बाद वहां पुलिस का छापा पड़ा और आपको चपेड़े पड़ियां टिका गए, बहुत चपेड़े पड़ी, ठुड्डे डंडे और डैश डैश डैश, बहुत कुछ हुआ आपके साथ। तो वो जो भी कुछ देर पहले खाने का मजा आ रहा था, वो याद रहेगा या भूल जाएगा? है? भूल जाएगा, बिल्कुल भूल जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा उलट कर लेते हैं। मार पड़ी थी, लेकिन उसके बाद प्यार से बिठा के, इज्जत से, पैसे ऐसे भी दिए, खाना भी खिलाया खूब। मार पड़ गई थी पहले, तकलीफ थी, दुख था, उसके बाद इनाम भी मिल गया और पैसे भी बहुत ज्यादा मिल गए और खाना भी खूब, इज्जत मिली पूरी। तो यानी आपकी सोच से ज्यादा आपको खुशी मिल गई। तो वो जो पिछली वाली तकलीफ थी वो उतनी ही रही या कम हो गई, हो सकता है भूल ही गई हो। ये ना आपका कमाल नहीं है, ये इंसान की फितरत है। इंसान पे जो चीज इंपैक्ट रखती है ना, वो बाद वाली चीज इंपैक्ट रखती है, पहले वाली नहीं। इसकी मिसाल ऐसे भी ले सकते हैं कि आपने कोई स्टोरी पढ़ी, कोई किताब पढ़ी, कोई मूवी, एंड अगर चवल है ना, तो उससे पहले की जो भी खुशी थी वो सब बर्बाद है। ये इंसान की फितरत का हिस्सा है कि उसको बेशक जितनी मर्जी फायदे मिल जाएं, अगर एंड तकलीफ दे है तो वो सारे फायदे भूल जाएगा। और अगर बहुत सारी तकलीफें हैं लेकिन एंड अच्छा है तो वो तकलीफें भूल जाएगा। ये इंसान की फितरत है कि वो जो लेटेस्ट चीज है वो डोमिनेट करती है। इसीलिए आप लोग अपनी जवानी के 5, 6, 7 साल पढ़ाई में, मेहनत में लगाने को तैयार है। और ये मेहनत, कुर्बानी, मुश्किल, अपने शहर से आना, क्यों ये टाइम लगाने को तैयार हो गए? फ्यूचर के लिए कि पास्ट के लिए? फ्यूचर के लिए। एम्प्लॉय सारा महीना मेहनत करता है, और अगर वो फैक्ट्री का वर्कर है तो फिजिकल मेहनत बहुत ज्यादा है, सेल्समैन है तो फिजिकल मेहनत भी है, मेंटल मेहनत बहुत ज्यादा है। जो भी मुलाजमत वो कर रहा है
बहुत फटीग बर्दाश्त कर रहा है, मुश्किल बर्दाश्त कर रहा है, गर्मियां हैं, सर्दियां हैं, लेकिन वो ये सब क्यों कर रहा है? जो पिछले महीने सैलरी मिली थी या जो अब मिलेगी? जो मिलेगी ना। तो इंसान मेहनत कर रहा होता है, मुश्किल में डाल रहा होता है अपने आप को, अपनी ख्वाहिशें सैक्रिफाइस कर रहा होता है फ्यूचर का सोच के। ये इंसान की फितरत है। नींद आने लगी? ये इंसान की फितरत है। अगर आपके पास ये होप कि 6 साल सीए में मेहनत के लगा लें, उसके बाद 40-45 साल अच्छे गुजर जाएंगे, तो ही मेहनत करने आए हैं ना। अगर आपको यह कहा जाता कि 6 साल लगाओ, उसके बाद 2 साल की एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिलेगी, उसके बाद फारिग, फिर देखना क्या करना है और क्या नहीं करना। बस टोटल सीए की दौड़ वो 2 साल कॉन्ट्रैक्ट जॉब थी, बस। उसके बाद फारिग है, वो डिग्री आपकी एक्सपायर्ड है, कुछ और नए सिरे से करना है तो कर लो। अब 6 साल लगाएंगे? क्यों नहीं? क्योंकि आपकी कैलकुलेशन के अंदर 2 साल के बेनिफिट के पीछे 6 साल की कुर्बानी वर्थ नहीं है। हां, 6 साल की कुर्बानी वर्थ थी 40 साल के लिए, यह वर्थ थी। आपको किसी ने ऑफर की कि यहां से ना कोई पहाड़ी इलाके में कोई वादी है, आप वहां तक ट्रैवल करके पहुंच जाएं बस, तो वो बीच में बस का सफर भी है और पैदल भी है, बस आप वो वादी तक पहुंच जाएं। उस वादी में जब आप आएंगे तो वो कौम तैयार है आपको बादशाह सलामत बनाने के लिए, और आपको बादशाह सलामत बना के और सारी जिंदगी ऐशी ऐशी, कोई काम नहीं करना, सुकून से बैठना है, पूरी लाइफ ये बादशाहत मिलनी है। अब आपने बस का पता किया और एक ही बस जा रही थी, बस आखिरी बस थी वो। अच्छा, उस बस में भी ना प्रॉपर सीट नहीं मिल रही थी, वो एंड पे कहीं कोने में छोटी सी जगह थी, वही सीट मिल रही है, देख लो बैठना है तो चले जाओ। तो ले लें बस, या नहीं मैं तो नहीं इस सीट पे बैठ सकता? हाँ जी, ले लेनी चाहिए ना टिकट। अच्छा, अब आपने जब टिकट ले ली और सीट पे बैठने लगे, तो पता चला कि वो ना वो उस पूरी सीट के ऊपर दोस्त यार थे और उन्होंने जबरदस्ती सीट पे कब्जा कर लिया। आपको नहीं देनी सीट, जहां जो मर्जी कर ले। अब वो हैं भी तगड़े, तो आप वहां लड़ाई झगड़ा डाल देंगे और कहेंगे मेरी सीट मेरा हक है, मैं अपना हक कैसे छोड़ दूं? नहीं नहीं नहीं, लड़ाई डालेंगे। वो मैक्सिमम क्या होगा जी, उतर जाओगा जी, मैं उतरने को तैयार हूं, मैंने अपना हक जो है ना वो नहीं छोड़ना, मैं नहीं ये कर सकता। लड़ाई डाल दी, बस का टाइम निकल रहा, आपने कहा मैं तो अपना हक नहीं छोड़ सकता, लड़ झगड़ के आप बस से उतर जाएंगे, है नहीं यार? वो सीट खरीदी है आपने, मतलब पैसे दिए हैं उसके, तो छोड़ देंगे सीट? ऐसी छोड़ देंगे? हैं? ऐसी छोड़ देंगे सीट? हक के लिए लड़ेंगे नहीं अपने? जाए कोर्ट में, जाए कंपनसेशन लें कंपनी से वापस, है नहीं? क्यों नहीं भाई? आप ना टायर पे भी लटक के जाने को तैयार हो जाएंगे, साथ घूमते घूमते ना, वो भी आप जाने को तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो बादशाहत नजर आ रही है ना, उसके लिए भाई 10 घंटे का सफर ही है ना, तो 10 घंटे का। अच्छा भाई, छत पे बैठा दो भाई, बोरी में बंद करके पीछे छुपा दो, बस ले जाओ किसी तरह। उस वक्त ये सारी मुश्किल के सीट नहीं मिल रही और गर्मी है, एसी नहीं चल रहा, ये सब क्यों बियर करने को तैयार हो जाएंगे? क्योंकि 10 घंटे का सफर ही तो है, उसके बाद आपको बादशाहत नजर आ रही है। ये बेवकूफी का फैसला कि अकलमंदी का फैसला? अकलमंदी है। तो वो जो एक नफासत वाली शख्सियत थी कि मैंने तो कभी इस टूटे फूटे जगह पर नहीं बैठ के सफर किया, वो किधर गई बात फिर? भाई 10 घंटे का सफर ही तो है, खैर है, आगे जाके जो मिल रहा है उसके लिए कॉस्ट बड़ी कॉस्ट नहीं है। अच्छा जी, और मिसाल आप पहले वाली मिसाल से मिलती जुलती है। आपको एक करियर ये मिल रहा है, और चलो इक्वेट कर देता हूं कि 10 साल की मेहनत है, टिका के, बहुत मेहनत है, शदीद किस्म की मुशक्कत है, फेंटी भी पड़ेगी उसमें, उसके बाद 10 साल का आराम है, मजे ही मजे। एक ही ऑप्शन है। और एक ऑप्शन ये है कि पहले 10 साल मजे, उसके फिर आगे बदला देने के लिए अगले 10 साल फेंटी गए। तो कौन सी ऑप्शन बेहतर है? दूसरी वाली बेहतर। इंसान बन के सोचें, पहले मजा बाद में फेंटी, पहले फेंटी बाद में मजा, बाद में मजा। पहले मजे कर भी लेंगे ना, 4 चपेड़ें पड़नी, आपको सारे मजे भूल जाने, सारे के सारे मजे भूल जाएंगे। लेकिन अगर बाद में मजे हैं तो फिर वो तकलीफें भूल जाएंगी। ये इंसान की ना फितरत है। एक हदीस का मफहूम है क़यामत के दिन के बारे में ना, कि लोग दुनिया की जिंदगी को कहें जी हमें तो, मतलब ये कामयाब लोगों की बात हो रही है कि दुनिया में हमें तो कोई तकलीफ नहीं मिली। और इस तरह से एक और ग्रुप है जो ये कह रहा होगा कि हमें तो कभी कोई मजा मिला ही नहीं है, हमें तो कभी कोई राहत ही नहीं मिली दुनिया के अंदर। अब ये जो कभी दुनिया में राहत ही नहीं मिली, मजा ही नहीं मिला,
एक्चुअली उन्होंने नाफरमानी में जिंदगी गुजारी, मजे किए हैं खूब, लेकिन जो आखिरत में होने लगी उनके साथ, उसकी वजह से उनको सारे मजे भूल गए। उनको वो नजर आ रहा जो होने लगा, सारे मजे भूल गए उनको। और जो दुनिया में मुश्किल गुजार के आए थे, बहुत मुश्किलें थी लेकिन फर्माबरदार थे, उनको आखिरत में जो इनाम मिलने लगा ना, उनको सारी तकलीफें भूल गई दुनिया की। तो इंसान की फितरत का हिस्सा है ये, इंसान के डिजाइन का हिस्सा है ये। जो मैंने आपको मिसालें दी है ना, इनसे मैं आपको 2 पॉइंट्स दे रहा हूं। एक, इंसान एंड को प्रेफर करता है, एंड अच्छा होना चाहिए। और दूसरा, इंसान कंपैरिजन करता है, ज्यादा बेनिफिट के लिए थोड़ी कॉस्ट बियर कर लेगा, थोड़े बेनिफिट के लिए ज्यादा कॉस्ट नहीं बियर करेगा। ये बेवकूफी है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं आप लोग। एंड अच्छा होना चाहिए, कॉस्ट थोड़ी, बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए। कितनी उम्र है आप लोगों की? 19, 20, 21 साल, ये उम्रें हैं आपकी। और एवरेज अगर एवरेज जिंदगी जी गए, कितने कुछ साल जी जाएंगे? हैं? नहीं, एवरेज कह रहा हूं ना, अपने दादा नाना की उम्रें देख लो ना, 60 तकरीबन। वैसे तो जो आप लोगों की खुराकें अब हो गई हुई हैं, जो आप लोगों की हालतें हैं, पता नहीं 50 भी टपना है कि नहीं टपना, लेकिन चलें 60। अच्छा, टीन एज एनर्जी क्वालिटीज के 10 साल और 50 से ऊपर वाले 10 साल इक्वल हैं? नहीं। आप जो अभी इस वक्त एनर्जी रखते हैं, जो आप मजा कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, खुश हो सकते हैं, वो आखिरी 10 साल में भी वैसे ही होंगे? नहीं। तो 10 साल आखिर और 10 साल शुरू वाले बराबर नहीं है। आप चूंकि अक्लमंद लोग हैं, हम सब, तो आप अपनी जवानी के 6-7 साल, बल्कि 6-7 साल तो मैं सीए के गिन रहा हूं ना, उससे पीछे चले जाएं, एफए भी है, मैट्रिक भी है, तो पढ़ते ही चले जा रहे हैं। आपको स्कूल में यह कहा जा रहा है कि बस मैट्रिक में मेहनत कर लो, उसके बाद जिंदगी आसान है। फिर मैट्रिक करने के बाद आपको इंटर में कह रहे हैं ये 2 साल बड़े कीमती हैं, ये लगा लो ना, फिर आगे जिंदगी बन जाएगी। फिर सीए में क्या कह रहे हैं आपको? बस ये 6 साल लगा लो, उसके बाद लाइफ बन जाएगी। और आप इस उम्मीद पे आ भी गए हैं। अच्छा, लाइफ बन जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी, जबरदस्त लाइफ हो जाएगी। डिफाइन जबरदस्त लाइफ है? हाँ जी, पैसे। अच्छा, पैसे खाएंगे, पैसे चिपकाएंगे जिस्म पे, पैसे खाएंगे? नहीं। पैसे से क्या होगा? हैं? पैसे से क्या होगा? ख्वाहिशें पूरी करने का सामान खरीदेंगे। ख्वाहिशें भी, और ख्वाहिशों से पीछे चले जाएं तो जरूरियात, फिर उसके बाद लग्जरीज। अच्छा, पढ़ाना मैंने बस कर दिया हुआ, किसी ने जाना है तो चला जाए, ठीक है, कोई मजबूरी नहीं, जबरदस्ती नहीं बिठाया हुआ। पहले नेसेसिटीज, फिर और ज्यादा पैसे होंगे तो लग्जरीज। और इंसान की ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होती। ये हो ही नहीं सकता कि इंसान की ख्वाहिशात पूरी हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। एक हदीस का मफहूम है कि अगर बनी आदम के पास 2 सोने की वादियां होंगी ना, 2, तो वो तीसरी की ख्वाहिश करेगा। इंसान की ख्वाहिश पूरी हो ही नहीं सकती। आप अपनी 19-20 साल की जिंदगी निकाल के देख लें, आपको ना जिंदगी के मुख्तलिफ फेजेस में कोई चीज हासिल करने का शौक रहा होगा, और आपको लग रहा होगा बस ये चीज मिल जाए ना, और जैसे ही वो चीज मिली होगी आपकी नजरें और आगे चली गई होंगी, आपके नेक्स्ट टारगेट आ गए होंगे। इंसान की फितरत ऐसी है। तो 6-7 साल, बल्कि 10 साल पढ़ाई के क्यों लगाने को तैयार हो गए कि आपको अगले 35-40 साल एवरेज अच्छे नजर आ रहे हैं। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि आपको उस अच्छे की ना डेफिनेशन ही नहीं पता। मैं आपको बताता हूं, मेरी 44 साल उम्र है, बल्कि 45 ही होने वाली 2 दिन में। तो मैं जितना रिलैक्स्ड जिंदगी स्टूडेंट लाइफ में गुजारता था, अब वैसी नहीं है, क्योंकि काम का एक अलग जिम्मेदारी का प्रेशर है। आप लोग कॉलेज आते हैं अपनी लाइफ को सामने रख के, लेकिन निस्बतन रिलैक्स होते हैं। मुझ पे प्रेशर होता है कि इतने सारे लोग मेरे जिम्मे आए हैं, मैंने कोर्स खत्म कराना है, मैंने समझाना है, मेरे ऊपर प्रेशर होता है। आप लोग अपनी जिंदगी घर में आराम से गुजार रहे हैं, आपके अब्बा आराम से नहीं गुजार रहे, उनके ऊपर और बहुत सारे प्रेशर है। कारोबार कर रहे हैं, ये अलग परेशानी है कि आज ग्राहक आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर किसी के अब्बू की कोई शॉप है, उनसे पूछ के देख लेना कि वो चिल माहौल में रहते हैं। नहीं, वो चिल नहीं होते हैं। उनको हर अगले दिन ग्राहक आने की फिक्र होती है, हर अगले दिन। मुलाजमत वाले को हर महीने की तनख्वाह, लेकिन उसको फिक्र है कि अगर 3 महीने बाद नौकरी चलेगी तो क्या होगा, या अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, या मैं अब बीमार हो गया हूं, एम्प्लॉयर ने निकाल दिया तो क्या होगा। आपने अपने घर में कमाने वालों को देखा है अगर, तो 24 घंटे की जिंदगी में उनकी वर्किंग लाइफ कितनी है? 24 घंटे के दिन में है 8 से 10 घंटे, बस। बड़े अच्छे हालात में रह रहे, 10-12 घंटे। और आप जिस प्रोफेशन को चुने हैं ना, इससे और बढ़ा लें इसको, इससे आप और बढ़ा लें एफर्ट्स, मेंटल प्रेशर। और ये कब तक चलेगा? मरते दम तक चलेगा।
वो जो पैसे आ रहे हैं ना, उस पैसे को इस्तेमाल करने का टाइम ही नहीं है अभी। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, मैं ना आपको जो चीज समझा रहा हूं ना, अगर आप एग्री नहीं करते या आपको इख्तलाफ है तो बेटा चुप करके ना उठ के बाहर चले जाओ। जब इस तरह के बीच में कुछ छुर्रियां छोड़ोगे ना, तो वो मुझे सारी आवाजें पहुंच रही हैं आप लोगों की, तो वो ना मेरा टेम्पो भी खराब होता है, और जो आपके इर्द गिर्द लोगों के कानों में आवाज पड़ेगी ना, तो उसका इफेक्ट खत्म होता है। जाना है चले जाए, कोई मसला नहीं है, चले जाइए, कोई बात नहीं है। जाना है जाए फिर। यस सर, बस खत्म तो कर ही रहा हूं, तो समेट लेने दें बात को। पता नहीं मैं क्या बोल रहा था। हाँ, जो ख्वाहिशें पूरी करने का जज्बा लेके इस कुर्बानी में हाथ डाला था ना 6-7 साल, आपकी एफर्ट्स इससे और बढ़ेंगी, जिंदगी भर एफर्ट्स रहेंगी। ये जिंदगी ये ऐसे ही है। दुनिया का कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं है जिसमें एक सर्टेन टाइम के बाद चिल हो, नहीं है। सरकारी नौकरी हो तो और बात है, वरना नहीं है ऐसा। कंटिन्यूअस एफर्ट है। तो वो जो आपको लग रहा था कि एक मजे की जिंदगी हो जाएगी, वो तो फुल ऑफ एफर्ट्स है, फुल ऑफ टेंशन, फुल ऑफ परेशानी है। तो आपने 6-7 साल जिंदगी के लगाए, उसके बाद आप सीए बन गए। हाँ ठीक है, पैसे कमा रहे होंगे, रिस्पेक्ट कमा रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है इंसान को। चले आप सीईओ बन गए, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव, किसी भी बिजनेस का टॉप यही होता है, सीईओ बन गए आप। और एम्प्लॉय के लिए तो इससे आगे कुछ है भी नहीं। सीएफओ बन जाएंगे जिस फील्ड के आप हैं, या ऑपरेशंस में अच्छे हुए तो सीएफओ की जगह सीईओ भी बन जाएंगे। टॉप यही है आपके लिए एज एन एम्प्लॉय। बन गए सीईओ, सीईओ साहब बड़ा नाम कमाया, बिजनेस बहुत ग्रो किया, तनख्वाह भी बहुत अच्छी, बेनिफिट्स, गाड़ी, घर, मेडिकल फैसिलिटीज, बच्चों की एजुकेशन, बिजली का बिल, मोबाइल, सब फैसिलिटीज, बड़ी जबरदस्त किस्म की लाइफ गुजार ली। 60 साल के हुए, शुक्रिया, रिटायर हो गए, अब घर बैठे हैं। बहुत इज्जत कमाई थी, सब सेंचुरी करके बैट भी हिलाया था, हेलमेट भी चूमा था, सजदा भी किया था, लेकिन अब फाइनली क्या है, वो करियर खत्म हो गया हुआ। अब आपको रोज लोग मिलके सलाम करने नहीं आएंगे, सीईओ साहब आपने बड़ा अच्छा करियर गुजारा। अगर आप में से किसी के अब्बा जी, मैं सिंबॉलिकली अब्बा जी कह रहा होता हूं, ताया, चचा, दादा, कुछ भी रख सकते हैं आप, अगर वो रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं और आपके होश में उनकी वर्किंग लाइफ थी, तो जो लोग सलाम करने उनको आते थे ना, रिटायरमेंट के बाद नहीं आते। जो लोग उनको फोन किया करते थे, रिटायरमेंट के बाद नहीं करते। अब वो जो पोजीशन छोड़ चुके हुए हैं, वो जो उनको वहां फैसिलिटीज मिलती थी, अब नहीं है, वो खत्म हो गया वो सारा कुछ। कुछ अर्सा गुजरेगा, मर जाएंगे। और दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो बिलीवर है चाहे वो नॉन बिलीवर है, मौत से डिनाई नहीं करता। कोई भी इंसान, आज तक ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में जो ये डिनाई करे कि मरना है। सब लोग मानते हैं कि मरना है, मर गए। अच्छा, अगर कभी आपको किसी मैयत को गुस्ल देने का इत्तेफाक हुआ हो, लड़की लड़के जो भी आप में से, तो अगर हुआ हो इत्तेफाक, तो जो उसके जिस्म पे कपड़े होते हैं ना, अच्छा हाँ, ये वैसे टेक्निकल बात बता दूं कि मैयत का भी सतर होता है, यानी मैयत के उसके मरने के बाद सतर नहीं एग्जाम्प्ट हो गया कि अब उसको बगैर कपड़ों को लिटा दो, कोई मसला नहीं, उसके लिए भी सतर के वही अहकाम है। उसके लिए सतर, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, उतने ही अहकाम है, उतनी ही रिस्पेक्ट है। तो गुस्ल देने वाले भी सतर के अंदर ही गुस्ल दे रहे होते हैं। मैंने दिए में गुस्ल, तो अगर आप में से कभी किसी ने गुस्ल दिया है, तो जिसके जिस्म पे कपड़े होते हैं वो सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं, और अगर सही तरह उतर नहीं रहे होते तो काट दिए जाते हैं। घड़ी, अंगूठी, ऐनक, सब जिस्म के ऊपर कुछ भी नहीं रहता। गुस्ल दे दिया, उसके बाद कोई मसला नहीं है, मतलब कलर क्लोथ भी हो सकते हैं, ब्रांडेड भी हो सकते हैं, लेकिन सफेद कपड़ा होता है। ब्रांडेड भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, तब हो सकते हैं, सफायर वालों का कफन हो सकता है, लेकिन सादा सा सफेद कपड़ा होता है। वो सफेद कपड़ा, अब 2 चादरें हैं, 3 चादरें हैं, जैसे भी है, उसमें लपेटने के बाद कब्र 2-4 कनाल की तो नहीं होगी, है, मरले भी नहीं होंगे। अगर किसी ने किसी मुर्दे की तदफीन में शामिल हुआ है ना, और वो मैयत को कब्र में उतारने के लिए कब्र में उतरा है, तो खड़े होने की भी प्रॉपर जगह नहीं होती, और बड़ी मुश्किल से कब्र में उतारा जा रहा होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर उसके बाद वो स्लैब ऊपर रखना, फिर वो मट्टी डाल देते हैं, फिर मट्टी फेंकते हैं, और जितने लोग वहां आए होते हैं वो बहुत कम हैं जो मैयत के लिए आए होते हैं, वो अपने पब्लिक रिलेशंस की वजह से आए होते हैं। यानी अगर मैं कोई रिनाउंड आदमी हूं, मेरे वालिद की वफात हो गई है, तो मेरे वालिद के जनाजे पे लोग मेरे वालिद के लिए नहीं आ रहे, मेरे लिए आ रहे हैं, और आके मिलते हैं, सब मिल रहे होते हैं ना, आके वो एक्चुअली हाजिरी लगा रहे होते हैं। मतलब मैं अगर रो रहा हूं, परेशान हूं, तो आके गले मिलके और पीछे हो जाने से मुझे क्या तसल्ली हो गई। बहुत, अगर आपका कोई अजीज मरा है ना, तो आप शायद इस बात को एक्सपीरियंस कर सकेंगे कि किसी का आके गले मिलना, प्यार करना, हर हग का वो मतलब नहीं निकल रहा होता कि मैं तुम्हारे साथ हूं, रस्मी से होते हैं। तो वो जो आके गले लग रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो हाजिरी लगा रहे होते हैं।
अब वो जितने लोग वहां जमा हैं वो जिंदा बच जाने वालों की वजह से हैं। कुछ होंगे जिनको बहुत दुख था वाकई, और कुछ ऐसे होंगे जो ये समझते होंगे कि नेक इंसान था तो इसके जनाजे में शामिल हो जाएंगे, अपनी सादत समझेंगे उसको। ऐसे भी कुछ लोग होंगे। गए वो सीईओ साहब, यानी आप अभी 20 साल के हैं, आपने सीए में जान लगाई, उसके बाद आप करियर में गए, लेविश किस्म की लाइफ गुजारी, जबरदस्त किस्म की, आपको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया कि ये बंदा जो है ना, ये दुनिया में जैसा कोई नहीं है। लेकिन ये सारी की सारी रिकॉग्निशन आपकी रिटायरमेंट पे खत्म। चलो रिटायरमेंट के बाद हो सकता है आपको बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल जाए, मरने के बाद सब खत्म। और हमारा ईमान यह है कि मरने पे सब खत्म नहीं होता, दोबारा जिंदगी होगी। इनफैक्ट दोबारा जिंदगी क्या, दुनिया से आंख बंद हो जाएगी मरने के बाद भी, क्योंकि जिस्म खत्म होता है, रूह वहीं है। उसके बाद कब्र की जिंदगी है। कितने साल है अल्लाह जानते हैं, लेकिन है। कब्र के बाद हशर की जिंदगी है। कितने साल, कितने हजार साल के बराबर दिन है, ये अल्लाह जानते हैं। किसी को हो सकता है 5 मिनट का दिन लगे, किसी को हो सकता है 70,000 साल का दिन लगे। उसके बाद हमेशा की जन्नत या हमेशा की दौलत है। और मैं और आप इतने बेवकूफ लोग हैं, इतने बेवकूफ लोग हैं कि 20 साल तो गुजार दिए, और इन 20 साल में अपनी सारी एफर्ट्स काउंट करके देख लें, सारी की सारी, उन सारी एफर्ट्स में आप कुछ ना कुछ हासिल करना टारगेट कर रहे हैं ना। ये जितने बच्चे बैठे हैं कुछ हासिल करना चाह रहे हैं ना। हम में से अक्सरियत, और उस अक्सरियत का मैक्सिमम टाइम ऑफ द डे, मैक्सिमम टाइम ऑफ द लाइफ क्या हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा है, आप लिस्ट बना के देख लें, वो सब दुनियावी चीजें। और हम इतने बेवकूफ हैं कि हम 20 साल जिंदगी लगा रहे हैं किस 35-40 साल के लिए, जो पता भी नहीं है कि आने कि नहीं आने, पता भी नहीं है कि आने कि नहीं आने। लेकिन उसके बाद कंफर्म मरना है, कंफर्म। जिसको नहीं शक है मरेगा तो लग पता चलेगा। उसके बाद कंफर्म कब्र की जिंदगी है, कंफर्म आखिरत की जिंदगी है। नहीं यकीन तो पता लग जाएगा, लग पता जाएगा। तो हम लोग इतने बेवकूफ हो चुके हुए हैं कि हम लोग अपने प्लान्स में आखिरत को बेटे टारगेट ही नहीं कर रहे हैं। आपको सिर्फ इन सारी बातों में झंझोड़ना यह मकसद था कि बिल्कुल ये करना है, क्योंकि दुनिया में हमें रोल्स दिए गए हैं और दुनिया में हमारा टेस्ट हो रहा है। आखिरत में लकी ड्रॉ नहीं होना है, पर्चियां नहीं डलेंगी, किसका नाम निकला है तो जन्नत है, किसका नाम निकला तो दोज़ख है। नहीं, दुनिया की जिंदगी की परफॉर्मेंस की बेस पे वो फैसला है। हम लोग इतने बेवकूफ हैं कि हम ये जानने की एफर्ट नहीं कर रहे कि सिलेबस क्या है, हम इस पर बॉदर ही नहीं कर रहे। हम पहाड़ी इलाकों से कॉस पढ़ने लाहौर तक गए हैं। कल एक लड़का मिला हैदराबाद से आया हुआ, यहां रह रहे हैं। कहां कहां से लोग आप में से पढ़ने पहुंचे हुए यहां पर पहुंच गए ना। तो आपको जुड़ने का मकसद ये था, मेरी बातों को सोचना जाके कि अभी तक की जो जिंदगी गुजार ली है, अगर अभी के अभी मर गए, मर सकते हैं कि नहीं मर सकते? बिल्कुल मर सकते हैं। मेरी अपनी भतीजी जिसकी शादी कुछ महीनों में होने वाली थी, ACCA क्वालिफाइड, टॉप फर्म्स के नाम पता, PwC और डिलॉयड, KPMG, EY में ट्रेनिंग, ACCA क्वालिफाइड, शादी कुछ महीनों के बाद उसको मैं अपने हाथों से कब्र में उतार के आया विद इन वन वीक। बस ऐसी चक्कर खा के गिरी, घर वालों को पता नहीं चला क्या मसला है, मेंटली डाउन होनी शुरू हो गई। हॉस्पिटल ले गए, पता चला कि कोई दिमाग का ऐसा शार्प किस्म का कैंसर है जो कुछ ही दिनों के अंदर सारे दिमाग को खा जाएगा, लिटरली खा जाएगा। खा गया और वो एक्सपायर हो गई। मेरा टीए, मेरा स्टूडेंट काबिल टीए रहा। कुछ दिनों बाद वो लड़का गायब है और पता चला उसको ब्रेन ट्यूमर है और वो घर में ही होता है। कुछ दिनों के बाद वो खत्म हो गया। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। कॉस्ट का मेरा स्टूडेंट 2020 की बात है, फरवरी में मुझे मैसेज करके कह रहा है, फरवरी मार्च में पेपर थे, फरवरी में मुझे, मैं उन दिनों तबलीग में 4 महीने पे चल रहा था, मुझे मैसेज आता है कि सर वो ना मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी तो मेरे ना दिन जाया हो गए। ये मैं फरवरी 2020, शायद 14 फरवरी की बात कर रहा हूं या 12 फरवरी की बात कर रहा हूं। सर मैं FR2 कॉस्ट दोनों पढ़ रहा था, मुझसे बड़ा अच्छा लड़का था, मेरे दिन जाया हो गए और मैं बड़ा परेशान हूं, जैसे आप गाइड करेंगे मैं करूंगा। और मैं उसको रिप्लाई करता हूं, डोंट वरी, यू स्टिल हैव इनफ टाइम। 2 दिन बाद वो लड़का मर गया। मैं कह रहा हूं यू स्टिल हैव इनफ टाइम, और 2 दिन बाद वो लड़का मर गया। तो आप और मैं यहां पर जो बैठे हैं और हम लोग इतनी दूर की प्लानिंग कर रहे हैं, किसी को नहीं पता कि कितने अरसे बाद मरना है। तो फिर बेटे करना क्या है? मैं सिर्फ आपको यह झंझोड़ रहा हूं कि जाके सोचना। मेरी जिंदगी में भी शायद किसी की बातों से चेंजेस आई थी। सोचना कि अगर अभी मर गए तो क्या कहेंगे, अगर अभी डेबिट बैलेंस चल रहा है या क्रेडिट बैलेंस चल रहा है, ये सोचने वाली बात। बाकी मैंने आपको कॉस्ट इंशाल्लाह पढ़ानी है, साथ साथ इंशाल्लाह और भी झंझोड़ता रहूं। ठीक है, अल्लाह।